कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग इंस्ट्रक्शन शेड्यूल के बारे में जानेंगे और भी काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। डेटा हज़ार्ड है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल उससे बनते हैं, वो सब हम लोग जानेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे अप्रोच सिखाऊंगा किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके समझते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है द प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, जो कि अपने को पता है अपना जो प्रोसेसर है वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है। जहां पे ब्रांचिंग होती है तो वहां पर से अपने को पता है कि वो चला जाता है टारगेट एड्रेस के पास। ये सब कहानी अपने को पता है। तो इसी एग्जीक्यूशन को सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को बोला जाता है इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पहले पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन इज डेटा डिपेंडेंट ऑन अदर इंस्ट्रक्शन, द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन आर ऑल्सो शेयरिंग द स्टॉल साइकिल ऑफ द डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या, देखिए हम लोग अच्छे से जानते हैं, पिछले वीडियो तक के हम लोग डिपेंडेंसी अच्छे से जान चुके हैं। तो हम लोग को पता है कि वहां पे डेटा डिपेंडेंसी होता है। डेटा डिपेंडेंसी याद करो क्या था, याद बहुत सिंपल सा है। जो हम लोग के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो इनपुट होता था वो पिछले वाले इंस्ट्रक्शन का क्या होता था, आउटपुट होता था। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता था। देखो ये हम लोग का यहाँ पे आउटपुट निकल रहा है और ये देखो ये इनपुट मांग रहा है यहाँ पर से। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का डेटा डिपेंडेंसी है, ये अपने को पता है। तो यहाँ पे आखिर ये जो लिखा हुआ है शेयरिंग द स्टॉल साइकिल, इसका मतलब क्या है, ये सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है। तो देखिए इसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन I1 I2 I3 I4 ये ऐड हो रहा है, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है और डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पाइपलाइनिंग का स्पेस टाइम डायग्राम बनाया हूँ। तो देखिए इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, ये मेमोरी एक्सेस हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे राइट हो गया। ये चीज अपने को पता है। इंस्ट्रक्शन 2 जैसे आया तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ फेच अपना पीसी जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। ये सब अपने को कहानी पता है। ठीक है, यहाँ पर से चालू कर सकता है क्या इंस्ट्रक्शन डिकोड? नहीं भाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भैया ये जो R0 है यहाँ पर से अगर डिकोडिंग हो गया R0 का तो ये तो गलत आउटपुट हम लोग को देगा। पिछले वीडियो तक के हम लोग ये चीज क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना होगा, स्टॉल साइकिल लगाना होगा। तो देखो यहाँ पे 2 स्टॉल साइकिल लगा और यहाँ पर से अपने चालू किया अपन, और यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट में R4 को पहले रीड मारेंगे, उसके बाद R0 को रीड मारेंगे। ये सब अपने को पता है। तो देखो ये इंस्ट्रक्शन में जो 2 स्टॉल साइकिल लगा, इन 2 स्टॉल साइकिल के कारण देखो अगले वाले इंस्ट्रक्शन में भी 2 स्टॉल साइकिल आ गया। ये आपको समझ में आ रहा होगा, अगले वाले इंस्ट्रक्शन में भी 2 स्टॉल साइकिल लग गया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर एक इंस्ट्रक्शन में स्टॉल साइकिल लग जाता है तो आगे के भी इंस्ट्रक्शन में क्या हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है वो चीज। वो जो स्टॉल साइकिल है ना वो लोग क्या करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो यही चीज लिखा है सेकंड पॉइंट को। तो अपने को इसको ठीक करना होगा। तो कैसे करें, तो भैया अभी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन फॉलो करते हैं। तो क्यों ना हम लोग आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन ट्राई करें। हम लोग ऐसा करें कि यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी हटाना है तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें कि भैया यहाँ पे I1 के बाद पहले I4 को चला दो। तो ये R0 है, ये R0 किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है फर्स्ट वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो भैया मैं यहाँ पे चेंज कर दूं ना ऑर्डर, ये I4 को पहले दौड़ा दूं, उसके बाद फिर I3 को, उसके बाद फिर ये। तो यहाँ पर से मैं आपको बताया था डेटा डिपेंडेंसी जब भी होती है तो एडजेसेंट इंस्ट्रक्शन के बीच में ही होती है। तो अगर एडजेसेंट ही ना हो हम लोग के इंस्ट्रक्शन तो कैसे डेटा डिपेंडेंसी आएगा। तो ठीक है, इसी को ट्राई करके देखते हैं। तो देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा है। अपन यहाँ पे क्या करें, टू अवॉइड द अबव प्रॉब्लम देयर इज अ नीड ऑफ शेड्यूलिंग। अपन यहाँ पे फिर से शेड्यूल मार रहे हैं, रीशेड्यूलिंग भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर शेड्यूलिंग करेंगे। तो क्या होगा, इसका मतलब रीऑर्डरिंग करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे I1 है, उसके बाद फिर I3 है, उसके बाद I4, उसके बाद फिर I2। मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, जो भी डिपेंडेंसी है ना उसको इधर उधर करके चेंज कर दिया। तो देखो अब यहाँ पे डिपेंडेंसी दिख रही है क्या इन दोनों के बीच में, भाई बिल्कुल नहीं है। इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी दिख रही है क्या, नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं दिख रही है इन दोनों के बीच में डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराएं तो भैया बिल्कुल सही बात, यहाँ पे स्टॉल साइकिल तो हम लोग की कम हो गई, 2 से 1 हो गई। ये चीज आप समझ रहोगे। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, एक जगह पे बस हम लोग को दिक्कत हुआ, कहां पे हुआ, ये R4। देखो ये R4 यहाँ पे आ रहा था लेकिन ये यहाँ पे डिकोड होना चाह रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एक जगह पे हम लोग को बस दिक्कत आ रही है इस बार। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्टॉल साइकिल, लेकिन 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 यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो क्यों गड़बड़ है भैया, यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। आप खुद ही सोच के देखो ना भाई कि यहाँ पे सबसे पहले R1 R2 का रिजल्ट जाके यहाँ पे क्या हो जा रहा है, स्टोर हो जा रहा है R0 में। अगला इंस्ट्रक्शन हम लोग का करना क्या चाह रहा था, अगला इंस्ट्रक्शन हम लोग का असलियत वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो ये करना चाह रहा था कि जो भी रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हुआ है उसको अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये जो R1 प्लस R2 है इसको मल्टीप्लाई करवाना है हम लोग को R4 से और उसको स्टोर करना है। यहाँ पे हम लोग क्या बकवास कर रहे हैं, R1 प्लस R2 को तो यहाँ पे डाल दिए, हम लोग को करवाना
करवाना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था और हम लोग यहाँ पे करा दिए भैया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, हम लोग को कुछ और करवाना था यहाँ पे और हम लोग कुछ और करवा दिए। ये एक गड़बड़ है। एक दूसरी गड़बड़ और दिख रही है मेरे को यहाँ पे, क्या दिख रही है? देखो यहाँ पे R3 और ये R3, भैया ये R7 और R8 ये मल्टीप्लाई होके यहाँ पे जा रहा है। इसी चीज को फिर आप मल्टीप्लाई करके फिर से इसमें डाल दे रहे हो, तो भैया मतलब क्या हुआ? R3 में आखिर गया क्या? डिवाइड करने का कोई मतलब निकला क्या? ये इंस्ट्रक्शन का कोई मतलब निकला क्या? भैया कोई मतलब ही नहीं निकला इस चीज का। ठीक है, ये तो आखिरी में अमेंड हो जा रहा है, ये चीज के कारण यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी गड़बड़ है। तो आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन में ना बहुत सारी गड़बड़े हैं, तो इसीलिए अपने को यहाँ पे कुछ करना होगा। यहाँ पे क्या एक तरीके का हजार्ड है। हजार्ड का तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारी गड़बड़े हैं। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना होगा। तो अभी तक के तो अपना सिर्फ डेटा डिपेंडेंसी ही गड़बड़ी था, लेकिन ये चीज हम लोग करने के कारण आउट ऑफ ऑर्डर अगर हम लोग एग्जीक्यूशन करें और अगर हम लोग को लग रहा है कि भैया हम लोग एकदम सही काम करें, तो हम लोग बकवास करें। हम लोग और दो नई डिपेंडेंसी को जन्म दे दिए हैं। कौन कौन सी? तो भैया दो और नई डिपेंडेंसी आ गई, जिसको बोला जाता है आउटपुट डिपेंडेंसी और दूसरा हम लोग का एंटी डिपेंडेंसी। और डेटा डिपेंडेंसी तो पहले से ही था हम लोग का। तो एक एक करके इनको समझते हैं, क्वेश्चन इससे लगते हैं, एक एक करके धीरे धीरे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले डेटा डिपेंडेंसी एक एक करके अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे उल्टे से चलेंगे, पहले डेटा डिपेंडेंसी जानते हैं। तो ये मेरा इंस्ट्रक्शन I1 है, ये मेरा इंस्ट्रक्शन I2 है, यहाँ पे ये ऐड हो रहा है। ठीक है, तो R1 प्लस R2 जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, बुक में इस तरीके से आपको देखने मिलेगा। और कभी कभी क्वेश्चन में भी आपको अगर इस तरीके से पूछ दे तो अपने को घबराना नहीं है। तो इस तरीके से बोलते हैं राइट सेट ऑफ I1। राइट सेट का मतलब हम लोग के इंस्ट्रक्शन 1 में जितने भी राइट ऑपरेशन के रजिस्टर के सेट है, ये अपने को यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, राइट सेट ऑफ I1 का मतलब क्या है? जो भी हम लोग का यहाँ पे राइट किस में हो रहा है? भैया राइट हो रहा है हम लोग का R0 में, तो उसको हम लोग एक सेट के अंदर डाल दिए। ठीक है, यहाँ पे रीड सेट क्या है हम लोग का? रीड सेट ऑफ I2। अगर मैं बात करूं, राइट की नहीं बात कर रहा हूं ना, मैं रीड की बात कर रहा हूं। क्यों इसका बात कर रहा हूं? राइट की इधर, यहाँ पे रीड की, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो रीड सेट ऑफ I2 यहाँ पे क्या क्या रीड कर रहे हैं अपन? ये R0 को भी रीड कर रहे हैं, R4 को भी रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डेटा डिपेंडेंसी कैसे पता चलेगा? कैसे अपन पहचानेंगे? भैया अपने को यहाँ पे देखना है राइट सेट ऑफ I1 और रीड सेट ऑफ I2 में अगर भैया कोई भी चीज मेरे को कॉमन दिख गई, इसका मतलब क्या? वहां पे डेटा डिपेंडेंसी है। ठीक है, आपको समझ में आया? यहां पे अपने को कोई भी चीज कॉमन दिख गई, इसका मतलब क्या है? डेटा डिपेंडेंसी है। ठीक है, तो W ऑफ I1 मतलब राइट सेट ऑफ I1 और इंटरसेक्शन अगर किया जाए इसका, और अगर अपने को नल ना मिले, अगर अपने को नल ना मिले, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेम सेम एलिमेंट है और सेम सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या है? डेटा डिपेंडेंसी है। रिप्रेजेंट इसको किस तरीके से किया जाता है? तो इस तरीके से कि I1 और इस तरीके से एरो और ये I2, इसका मतलब ये दोनों इंस्ट्रक्शन के बीच में क्या है? डेटा डिपेंडेंसी है। आपको आइडिया समझ में आया होगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रीड आफ्टर राइट। ठीक है, रॉ भी बोला जाता है इसको। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा नंबर ऑफ रॉ बताओ, नंबर ऑफ WAR बताओ। ठीक है, तो रॉ मंडे नाइट रॉ वाला रॉ नहीं ना, वो WWE वाले की बात नहीं कर रहे अपन। ये क्या है? रीड आफ्टर राइट की बात करें। ठीक है, रीड आफ्टर राइट अपन यहाँ पे क्या करें? रीड कब करें? राइट होने के बाद। ठीक है, इसलिए पहले इसको गिनना है ना, ये पहले ये हो रहा है, राइट हो रहा है, उसके बाद फिर हम लोग का रीड हो रहा है। तो लिखते हैं इसको इस तरीके से, रीड आफ्टर राइट। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरा यहाँ पे देखते हैं आउटपुट डिपेंडेंसी। तो भैया आउटपुट डिपेंडेंसी क्या है? तो भाई बहुत सिंपल, अगर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे दूसरा इंस्ट्रक्शन है, देखो लेफ्ट साइड दोनों के सेम है, देखो लेफ्ट साइड हम लोग को क्या है? सेम है। तो कुछ मतलब हुआ क्या यहाँ पे? आउटपुट का यहाँ पे क्या हुआ? डिपेंडेंसी हो गया। यहाँ पे ये चीज को मैं ऐड किया, अगले इंस्ट्रक्शन में मैं क्या किया? इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। तो भैया ये किया ही क्यों मैं? ठीक है, तो इसका मतलब राइट सेट ऑफ I1 और राइट सेट ऑफ I2 अगर इनमें हम लोग का कॉमन एलिमेंट मिल जाए, इसका मतलब क्या? वहां पे क्या है? आउटपुट डिपेंडेंसी है। आपको आइडिया समझ में आया होगा। और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, I1 I2 और एरो लगाए और यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको क्या बोला जाता है? WAW, राइट आफ्टर राइट। तो ये क्या है? ये और हम लोग की डिपेंडेंसी है। तो अभी तक के तो हमारे पास सिर्फ डेटा डिपेंडेंसी गड़बड़ी थी, उससे तो हम लोग छुटकारा पा नहीं रहे थे और भी हम लोग यहाँ पे अपना काम बढ़ा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो गड़बड़ है, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। तो और हम लोग अब एक हम लोग का जो बचा है, इसको जल्दी से जानते हैं, एंटी डिपेंडेंसी के बारे में। तो देखिए एंटी डिपेंडेंसी क्या है? जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन I1 है, ये इंस्ट्रक्शन I2 है, यहाँ पे ये ऐड हुआ, ये यहाँ पे दूसरी बार ऐड हुआ, तो इस बार क्या है? थोड़ा उल्टा है। जो फर्स्ट वाला हम लोग डेटा डिपेंडेंसी जाने थे, उसका जस्ट उल्टा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रीड सेट ऑफ I1 यहाँ पे लिखा मैं, और यहाँ पे राइट सेट ऑफ I2 लिखा। पिछली बार क्या था? ऊपर वाले से हम लोग राइट सेट ऑफ लिखते थे और नीचे वाले से क्या लिखते थे? रीड सेट लिखते थे। यहाँ पे क्या है? फर्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन का रीड सेट देखें, सेकंड वाले इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन का राइट साइड देखें, अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट दिख गया इसका मतलब वहां पे क्या है भैया, एंटी डिपेंडेंसी है। और उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, इस तरीके से I1 और इस तरीके से एरो और यहाँ पे एक कट कर देते हैं। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आए? तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग WAR, वार बोलते हैं इसको। WAR का मतलब राइट आफ्टर रीड। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट आफ्टर रीड कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपन यहाँ पे रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आइडिया समझ में आया क्या क्या हम लोग और गड़बड़ी ला दिए हैं। ठीक है, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए, तो भैया इसको हैंडल करने के लिए रजिस्टर रीनेमिंग कंसेप्ट का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं भैया, ये रजिस्टर को अलग नाम देते हैं, अलग अलग नाम देंगे हम लोग, मतलब अलग अलग रजिस्टर यूज करेंगे। आपको आइडिया समझ में आया? अभी आपका रीड एंड रीड कंफ्लिक्ट नहीं होने वाला भैया, आप कितना भी रीड करो, एक साथ में आप रीड करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब आप राइट करने आते हो ना, तभी वहां पे एक गड़बड़ी होगी, क्योंकि राइट करते हैं तभी तो हम लोग चेंज कर रहे हैं वहां पे कुछ। रीड आप भैया कितने भी बार करो, एक साथ करो, मिल के करो, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पे। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपने ये चीज पढ़ा होगा कि जब भी कंफ्लिक्ट होता है, रीड और राइट के बीच में होता है, राइट और राइट के बीच में होता है, लेकिन रीड और रीड के बीच में नहीं होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले टॉपिक पे, डेटा हजार्ड पे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डेटा हजार्ड पे। तो डेटा हजार्ड क्या है, हजार्ड कुछ नहीं भैया, एक डिले है, और डिले के कारण क्या होता है, हम लोग को एक्स्ट्रा साइकिल बन जाता है। एक्स्ट्रा साइकिल का मतलब अपने को स्टॉल साइकिल यहां पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग जाने ना, ये डिपेंडेंसी, इसके कारण डेटा का हजार्ड क्रिएट हुआ, मतलब डेटा का डिले क्रिएट हुआ, इसी के बारे में हम लोग को जानना है। ये जो डिपेंडेंसी है ना, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, डेटा हजार्ड के फॉर्म में आप पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप ऑफ हजार्ड। फर्स्ट हम लोग का RAW, जिसको अपन इस नाम से जानते हैं, डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी क्या है हम लोग का, अच्छे से पता है अपने को। यहाँ पे क्या होगा, रीड आफ्टर राइट होगा। ठीक है, रीड बाद में होगा, पहले राइट हो जाएगा। तो ये इसका आइडिया वही चीज है जो मैं आपको अभी बताया। इट इज क्रिएटेड व्हेन द इंस्ट्रक्शन I2 ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I1 राइट इट। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, WAR हजार्ड, इसका मतलब एंटी डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में सारी चीजों को समझा दिया ताकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे क्या होगा, राइट आफ्टर रीड। यहाँ पे राइट बाद में होगा, रीड पहले होगा, जो हम लोग लास्ट टाइप देखे अपना। इट इज क्रिएटेड व्हेन द इंस्ट्रक्शन I2 ट्राइज टू रीड द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I1 रीड इट। आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। ठीक है, और तीसरा है हम लोग का WAW हजार्ड। तो इसका मतलब आउटपुट डिपेंडेंसी है, मतलब लेफ्ट साइड के क्या होंगे, सेम होंगे। हम लोग का जो रिजल्ट है वो क्या एक ही रजिस्टर में चला जाता है। तो WAW हजार्ड क्या है हम लोग का, व्हेन इंस्ट्रक्शन I2 ट्राइज टू राइट द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I1 राइट इट। आपको आइडिया समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब अपन चलते हैं सीधा अप्रोच पे। तो अपने को न्यूमेरिकल यहाँ पे एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम जनरली पूछता है, स्पीड अप के बारे में पूछता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पूरे फॉर्मूले जो असलियत में बुक में जिस टाइप से लिखा होता है वैसे आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मेरा अप्रोच जो है थोड़ा अलग है। देखिए वहां पे क्या होता है कि हमारी बुक में अजीब टाइप के फॉर्मूले दिए रहते हैं, और मैं कई जगह देखा हूं वहां पे बोला जाता है कि ये फॉर्मूले को रट लो, और ये फॉर्मूले को रट के अपन एक 2-3 फॉर्मूले है ना, और वो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उसको रट के अपन कोशिश करते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, लेकिन अगर लॉजिक चेंज कर दिया ना एग्जाम में, तो भैया आप वो फॉर्मूले से हमेशा गलत आंसर निकालोगे और कॉन्फिडेंटली गलत आंसर निकालोगे। ठीक है, तो मेरा अप्रोच क्या है, मैं आपको सीधा क्वेश्चन में बताऊंगा, एक अप्रोच बताऊंगा जिससे अपने को कोई भी फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपन बिना फॉर्मूले के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन फॉर्मूले को भी देखेंगे और उसके बाद एनालाइज करेंगे कि भैया सही में क्या फॉर्मूला याद करना जरूरी था, हम लोग अपने लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे, और वो लॉजिक वाला ज्यादा एफिशिएंट होगा। ये आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेता हूँ ये स्पीड अप के ऊपर। ठीक है, परफॉर्मेंस अगर अपने को यहाँ पे रीशेड्यूलिंग के अगर नापना है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी भैया, प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑब्वियसली हमारे प्रोग्राम में कितने ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और वो किस तरीके का है भैया, है भी कि नहीं है, सीक्वेंशियल तो नहीं है। तो अब परफॉर्मेंस पूरी तरीके पे अपने प्रोग्राम पे और कंपाइलर बाबा पे डिपेंड करता है। क्यों भाई कंपाइलर पे, भैया कंपाइलर का अलग अलग कैपेबिलिटी होता है कि किस तरीके से वो हैंडल करता है अपने इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर अपने को परफॉर्मेंस नापना है, ठीक है, अगर कंपेयर करवाना है तो अपने को क्या करना होगा, स्पीड अप निकालना होगा। और स्पीड अप हम लोग अच्छे जानते हैं, टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग। तो यहाँ पे अपने को क्या होगा, अपने क्वेश्चन में जनरली पूछेगा एग्जीक्यूशन टाइम निकालो ये सारे इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, अपने को बहुत सारा डेटा दिया होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग किस तरीके से निकालेंगे भाई, बिल्कुल सेम, ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए है ना, ये एक इंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए अपना टाइम ऑफ नॉन पाइपलाइनिंग क्या होगा, एक इंस्ट्रक्शन को एक स्टेज के लिए इतना टाइम लगता है टाउ एन, ये अपने को अच्छे से पता है, और के स्टेजेस है तो के इंटू टाउ एन, और डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग क्या होगा, तो ये मैं आपको बताया था 1 प्लस ब्रांच फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर स्टॉल फ्रीक्वेंसी बोलो, 1 प्लस ब्रांच फ्रीक्वेंसी इंटू स्टॉल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, और इसको अपन जब मल्टीप्लाई कर देंगे टाउ पी के साथ तो ये अपने को मिल जाएगा एग्जीक्यूशन
एग्जीक्यूशन टाइम किसका, पाइपलाइनिंग के केस का। ये आपको आइडिया समझ में आया। और ज़्यादा क्लियर होगा जब हम लोग अपने अगले वीडियो में इस पे बेस्ड जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सब अपने को रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टाउ एन इज इक्वल टू, अगर टाउ पी हो गया तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, तो स्पीड अप कितना आ जाएगा, k अपॉन 1 प्लस स्टॉल फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर ब्रांच फ्रीक्वेंसी बोलो इनटू स्टॉल साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर ये स्टॉल फ्रीक्वेंसी अपना 0 हो गया, एक भी स्टॉल नहीं है, मतलब डिपेंडेंसी अगर नहीं है, तो स्पीड अप हम लोग का k के बराबर आ गया। भैया पहले भी तो यही आया था, हाँ बिल्कुल आया था, लेकिन इस बार अपन क्या देख रहे हैं, डिपेंडेंसी के साथ साथ सब चीजों को लेके चल रहे हैं। तो अपने को जब ये चीज एकदम अच्छे कब समझ में आएगा, जब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने को पता चलेगा अच्छा हाँ भाई इस तरीके से इसको किया जाएगा, ठीक है। अपने को ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन दिया है, डिपेंडेंसी के बारे में बात करना है, तो इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक बहुत ही शानदार तरीका अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। एक आध दो मेथड बताऊंगा एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपका आइडिया जो है बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। अगर मेरा एफर्ट आपको ठीक लग रहा हो, अगर चीजें समझ में आ रही हो, तो जरूर इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।